कोलैबोरेशन कभी भी कम से कम किताब के फॉर्मेट में बहुत हम्म। संभव है नहीं, इस तरीके का। लेकिन अच्छी बात क्या है इस समय की, जो एक नया वेव आया जिसमें हम लोगों को विश्वास दिया कि हम लोग हम्म। किताब लिख के पहचान बना सकते हैं। जैसे ये चीज आप 2010 में जो स्थिति थी और 2020 में जो हिंदी लिखने वालों की स्थिति है, उसमें बहुत फर्क है। एक हम्म। नया विश्वास है लोगों में। मेरे शहर की सर्दियां इश्क का मौसम होती हैं, जहां कोहरे की चादर में लिपटे हुए जोड़े सांसों में भरे आग सुलगते हैं अंगीठी के कोयले से। एक हरारत हमेशा जकड़े रहती है उन्हें, एक हरारत हमेशा जकड़े रहती है उन्हें। और इश्क का ज्वर थर्मामीटर कहाँ माप पाता है। जहां पहाड़ों पर बिछे जंगल समेट लेते हैं सारी ओस, कि हर सुबह बुझती मिटती रहे पिछली रात की बाकी प्यास। मेरे शहर की सर्दियों में अक्सर होती है बारिश। मेरे शहर की सर्दियों में अक्सर होती है बारिश। कोहरा थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है, सांसें कुछ और गर्म, ओस में भीगे होंठ बेहद नर्म, कि आलिंगन और अधरों पर धरे कुछ चुंबन कोयलों को थोड़ा और सुलगा सके, बढ़ा सकें हरारत को। क्योंकि सर्दियां बस कुछ महीनों की मेहमान है और इश्क को इंतजार कब भाता है। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था कविता के लिए। उनका बहुत बड़ा कविता का पूरा समग्र उनका विशाल है। ऐसा व्यक्ति क्यों 70 साल की उम्र में आके कह रहा कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ? वो क्यों भूलते हैं? क्योंकि वो चित्रकला में डूबते चले जाते हैं। बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता के साथ वो पेंटिंग बनाते हैं। और चित्र के साथ न केवल वो चित्र बना ही रहे होते हैं, और वो चित्रकला के बारे में बार बार लिखते भी हैं। तो ये जो सूफीज़्म भक्ति में है, इसमें स्त्री भाव में रहना होगा। तो ये जब चीज़ें चली हैं और इसको पढ़ा, इसको समझा, समझने की कोशिश की। शायद मैं अभी नहीं भी समझ पाई हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करती हूँ कि अपने आप को मैं कौन हूँ। वेद में एक मंत्र आता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानो कि मैं कौन हूँ। सबसे तो जो बड़ा मेरे लिए एग्जाम्पल है वो इस इंस्टीट्यूट का ही नाम है, टैगोर। मैं समझता हूँ कि उनको कभी कभी इंसान मानने से मैं इनकार कर देता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि वो इंसान की परिधि से बाहर थे। एक फ्रेमवर्क होता है ह्यूमन का। कैसे हो सकता है आप कितने भी बड़े कलाकार हों, हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही वक्त पे दुनिया के सबसे बड़े स्कल्प्टर आप हों, सबसे बड़े पोएट आप हों, सबसे बड़े संगीतकार आप हों, सबसे बड़े चित्रकार आप हों। एक ऐसा इंसान जिसकी जो चित्रकारी है पूरी दुनिया में उसकी चर्चा थी। एक ऐसा इंसान जिसके नाम पर रविंद्र संगीत पूरा का पूरा एक संगीत की धारा बनी हुई है। एक ऐसा इंसान जिसने गीतांजलि लिखी और नोबेल पुरस्कार जीता। और उसके बावजूद व्हेन ही वाज डाइंग, डू यू नो दैट, जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तो उनके स्कूल टाइम के उनके दोस्त थे, प्रोफेसर थे, तो वो सिरहाने बैठे हुए थे और टैगोर की आंख से एक आंसू निकला। और प्रोफेसर साहब ने पूछा, रविंद्र तुम भी मौत से डर गए? तुम्हें तो देख के लगता था कि तुम्हें तो कभी कोई मृत्यु का डर ही नहीं है, तुम रो रहे हो जाते जाते दुनिया से। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उस वक्त कहा वो गीतांजलि में है एक कविता के रूप में। मैं उसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि परमात्मा का समुद्र बहुत विशाल था, मेरी बाल्टी बहुत छोटी थी, कुछ ज़्यादा भर नहीं पाया मैं जाते जाते। लोग कहते हैं कि साहित्य कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ कि साहित्य जब आपके मन और विचारों को, दिमाग को छू लेता है और वो कहानी आपका पीछा करती है, हफ्तों पीछा करती है, महीनों पीछा करती है, सालों पीछा करती है, वो कहानी आप में परिवर्तन की। कई बार क्या है ना कि जो वर्चस्ववादी संस्कृति है, ये हमेशा किसी जगह को, किसी देश को ये विजेताओं का देश, विजेताओं का जमीन समझते हैं। तो आदिवासी यहाँ पर विकास विरोधी के रूप में स्थापित कर दिए जाएंगे। तो जो हमारी बातें हैं, आदिवासियों की जो बातें हैं,
वो हमेशा हाशिए पे डाल दी जाती हैं। हम तो जिस देश में रह रहे हैं वो भी हमारा देश है या नहीं, ये भी कई बार लोगों को वो भी उस भ्रम में डाल देते हैं कि ये सिर्फ विजेताओं का देश है, विजेताओं का जो श्रेष्ठवाद है, श्रेष्ठतावाद है, ये सब और या जातिवाद है, ये सब स्थापित करती हैं चीज़ों को कि कोई जगह, कोई जमीन, कोई देश किसका है। तो वहाँ पे अब आदिवासी बात कर रहे हैं जो कि वहाँ के मूल लोग हैं, तो उनकी बातों को जैसे कि पूरे विश्व के पैमाने पर देखें तो रेड इंडियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे हमारे ऑस्ट्रेलिया के लोग हों, सारे जगह उन लोगों को नज़रअंदाज किया गया। जैसे हम गांव से शहर की ओर आ रहे हैं तो अभी तक आदिवासियों का मेन फोकस है कि कैसे हम आर्थिक रूप से मजबूत हों। लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद भी जो इतनी बड़ी जमात है वो तो क्लास में बदल जा रही है ना, वो कहाँ पलट के आदिवासी समाज के लिए एक नया दृष्टि कहाँ ला पा रही है। तो मुझे ये बहुत ज़रूरी लगता है कि आपको आर्थिक स्थिति के साथ साथ अपना बौद्धिक स्थिति और मतलब ये तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, आपको अपनी दृष्टि वो बहुत स्पष्ट और क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो हम किस तरीके से बाहरी चीज़ें हमें बदल रही हैं, जो वो मजबूत संस्कृति है वो किस तरह से हमें खुद प्रभावित करती है और हम हमारे कैसे बदलते हैं, पूरा सारा बदल देती है, मानसिक रूप से हम चेंज हो जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो अगर मैं पलट के अपने गांव नहीं गई होती, मैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड का चप्पा चप्पा नहीं घूमी होती, तो शायद जो कविताएं आप आज के दिनों में, बाद के दिनों में देख रहे हैं वो आपको नहीं दिखता। तो मुझे लगता है मैं अभी जो मेरी तीसरी किताब आ रही है ईश्वर और बाजार, राजकमल प्रकाशन से, मैं वो डेडिकेट करती हूँ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के वो पहाड़ों को, सारंडा के पहाड़ को, बेलाडीला के पहाड़ को, नियामगिरी के पहाड़ को। उन्होंने बहुत दृष्टि मेरी बदली है, बहुत मुझे चेंज किया है और वो लेखन में वो आया है। तो मुझे कई बार लगता है ये आदिवासी राइटर भी जब आप शहर में और उन संस्कृतियों के बीच, ऐसी संस्कृतियों के बीच, वर्चस्ववादी संस्कृतियों के बीच रहते हैं तो कैसे आप इफेक्ट होते हैं आपको खुद पता नहीं चलता है, और वो लेखन में वो आता है। तो हमको वो अपने को भी आदिवासी नजरिए से देखने के लिए खुद की पड़ताल तो करनी। हमारे देश में ये ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है ये आज ही की नहीं है, ये तो आज़ादी के बाद ही शुरू हो गई थी, जब हमने बेहतरी का एक भौतिक सपना देखा। बेहतरी को हम कभी भी आंतरिक नहीं मान पाए, जबकि हम अपने आप को बड़ा अंतर्मुखी मानते हैं, हम अपने आप को बड़ा अंतर्जीवी मानते हैं। लेकिन हमने हमेशा भौतिक सपने देखे, भौतिक बेहतरी के सपने देखे, आर्थिक बेहतरी के सपने देखे। पूरी की पूरी मैं जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर नहीं डालती इसकी। ये दौड़ है, और दौड़ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम सबको चूहा दौड़ में लगा देते हैं, लेकिन रहे तो चूहे ही है सब, अभी तक दौड़ रहे हैं वो लोग। अब हालत ये है, उनकी दिक्कत ये है कॉर्पोरेट सेक्टर में कि अब वो एक और मैनेजमेंट करने चले जाते हैं पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में कि हम लीडरशिप मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद एक सुपर लीडरशिप मैनेजमेंट करते हैं। यानी ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती है। पढ़ाई भी चल रही है और कैरियर की चढ़ाई भी चल रही है, और ये कैरियर माइंडेडनेस जो है हम आज कहते हैं, अब हालत ये हमारे ज़माने में ये कहा जाता था कि अरे कालिया तो कैरियरिस्ट बन गया है। जब रवि ने छापा खाना खोला तो सारे इलाहाबाद में शोर मच गया, कालिया तो कैरियरिस्ट बन गया है। अरे ये बताओ कि अगर छापा खाना नहीं खोलेंगे, अगर कागज काले नहीं करेंगे और कमाई नहीं होगी तो खाना मांगने किसके घर जाएंगे? तो हर आदमी अपने तरीके से अपना कैरियर बनाता है, और आज की पीढ़ी अगर उस कैरियर को ज़्यादा चमकाने में लग गई, जैसे कि जूते के ऊपर आप 2 बार पॉलिश लगा लें, तो इस तरह से अगर अपना कैरियर बनाने लग गई तो उसके पीछे जिम्मेदार हम सब हैं। और अब हमें अपने उस लोनलीनेस को भरने के नए विकल्प देखने होंगे।